ऑल कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू बोर्ड्स. जिनको बोर्ड्स अच्छे से आता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स, relation between direction ratios and direction cosines. Then we can say that relation between direction cosines of a line. हाँ, acute angle कैसे फाइंड करते हैं अगर आपके दो वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो पता है तो ये सब कॉन्सेप्ट आपने बोर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ा है. तो सीईटी क्वेश्चंस में मैं कुछ भी सिनॉप्सिस नहीं लिखा के दूंगा. व्हाइल मूविंग टू जेडब्ल्यू क्वेश्चंस, कुछ अगर एक्स्ट्रा सिनॉप्सिस हुआ तो वो मैं कवर करा के देता हूँ. ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में हम 3-4 सम्स करेंगे वेक्टर्स का, जिससे कि ये चैप्टर जो है कंप्लीटली क्लियर हो जाए अलोंग विद सीईटी एज वेल एज जेडब्ल्यू. And then we will move to the new chapter, which is a part of 3D only, that is 3D lines and planes, right? So start करते हैं आगे, ध्यान देना. ये सब क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं. मान लो कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सिर्फ वेक्टर्स चैप्टर्स में नहीं पूछे जा सकते हैं, इसको और भी कोई चैप्टर के साथ लिंक कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ध्यान देना. If the vector if the vectors C bar, A bar and B bar, right? C bar, A bar and B bar. If the vector C bar, A bar दिया आपको यहाँ पे, A bar दिया है x I cap plus y j cap plus z k cap. C bar, A bar and B bar दिया है, B bar is equal to j cap. C bar, A bar and B bar are such that A bar, C bar and B bar form a right-handed system. Such that A bar, C bar and B bar form a right-handed system. Then what is the value of C bar? ये पूछ रहा है. Then C bar कितना होगा? ये पूछ रहा है. Then C bar is, ठीक है. तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि C bar, A bar और B bar right-handed system बना रहा है. So what will be the value of C bar? What will be the value of C bar? ना गाइस, यहाँ पे ये ABC, AC में बहुत फर्क है. हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि A bar कितना है. A bar है आपका XI cap प्लस YJ cap प्लस ZK cap, ये A bar हो गया. B bar कितना है यहाँ पे? B bar है आपका J cap, ये J cap हो गया. A bar B bar दोनों है हमारे पास. अब हमको क्लियरली बोला है यहाँ पे कि A bar, C bar and B bar form a right-handed system. A bar, C bar and B bar form a right-handed system. A bar, C bar and B bar form a right-handed system. तो कैसे होगा इसका आंसर? तो सोचेंगे अच्छे से, ध्यान देते हैं. राइट-हैंडेड सिस्टम क्या होता है, लेफ्ट-हैंडेड सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है. So guys, A bar, C bar and B bar form a right-handed system, or you can say that ABC form a right-handed system. So ये हो गया A bar. ACB, हमको C bar चाहिए ना. A bar, C bar and B bar form a right-handed system. B bar राइट-हैंडेड सिस्टम का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के दिया था, अच्छे से पढ़ के लिखो. राइट-हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट-हैंडेड सिस्टम का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के दिया था कि अगर ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो ABC ग्रेटर देन 0 होगा फॉर राइट-हैंडेड सिस्टम और ABC लेस देन 0 होगा फॉर लेफ्ट-हैंडेड सिस्टम. तो गाइस बेसिकली होता है क्या, देखो हमको बेसिक पढ़ना है. तो ये A बार, ये B बार और ये होता है C बार. फिर इसको हम बोलते हैं A क्रॉस B. क्या बोलते हैं? A क्रॉस B. इसको हम बोलते हैं A क्रॉस B. ये हो गया ABC के लिए. और हमको क्या दिया है? ACB दिया है. हमको क्या दिया है? ACB. तो इसका फ्लो कैसे होगा देखो. अगर ये C बार हुआ तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? B बार और ये होगा आपका A बार.
राइट हैंडेड सिस्टम मतलब क्या हो गया, अच्छे से देख लो, ए सी बी साइक्लिक में यही है, देख लो आप अच्छे से, ए सी बी साइक्लिक में, तो राइट हैंड सिस्टम में जो सी बार होगा ये हो गया राइट हैंड सिस्टम। अगर लेफ्ट हैंड सिस्टम आता तो क्या आता था, लेफ्ट हैंड सिस्टम होता तो क्या आता था, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। राइट हैंड सिस्टम में आपका आंसर आएगा बी क्रॉस ए। साइक्लिक ए सी बी बोलो या सी बी ए बोलो, एक ही बात हो गया। तो सी बार कितना आएगा, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आई कैप जे कैप देन के कैप, बी कितना है अपना, बी है अपना एक्स वाई जेड, और ये कितना है, सॉरी बी नहीं, बी कितना अपना 0 1 0, और ये कितना है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करके अपने को आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आई कैप विल बी जेड आई कैप, उसके बाद जी कैप तो गया, और के कैप विल बी व्हाट, माइनस एक्स के कैप। दिस इज आंसर। अगर ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होता तो ए क्रॉस क्या आता, राइट हैंड सिस्टम में बी क्रॉस आया, लेफ्ट हैंड सिस्टम में ए क्रॉस भी आएगा। ठीक है, देख लो, द आंसर इज जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप, जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप, जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप। ठीक है, ए सी बी, ए सी बी तो साइक्लिक में होना चाहिए, ए सी बी ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग का बी और ए सरफेस है तो सी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये अपना प्लेन है बी और ए का, तो ये क्या रहेगा, ये सी बार रहेगा, ये रहेगा अपना सी बार, पूरे सरफेस को परपेंडिकुलर है। तो अगर राइट हैंड सिस्टम बोल रहा हूं मैं, तो राइट हैंड सिस्टम ऐसा रहेगा आपका, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम एंड देन लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम ये होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, याद रखना चाहिए। क्लियर, श्योर, समझ में आ गया। तो राइट हैंड सिस्टम में इट विल बी बी क्रॉस ए, लेफ्ट हैंड सिस्टम इट विल बी माइनस बी क्रॉस ए, इट विल बी माइनस बी क्रॉस ए। हटा रहा हूं मैं इसको, टेक द स्क्रीनशॉट, पेपर में आ चुका है ऐसा जेडब्ल्यू में। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसमें डाउट है किसी को, समझ में आया? अगर इसमें आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला होता तो राइट हैंडेड सिस्टम में डिटर एबीसी ग्रेटर देन 0, और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में एबीसी लेस देन 0। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। डन। तो मेरे को सी बार बोला था, इसलिए मेरे को फाइनल वेक्टर सी बार बनाना था, इसलिए मैंने सी बार को यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा था। सी बार इज इक्वल टू बी क्रॉस है, सी बार इज इक्वल टू बी क्रॉस है। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेट्राहेड्रन, a tetrahedron has vertices और tetrahedron has vertices 0 0 0 0 0 0। फर्स्ट वर्टेक्स इसका 0 0 0 है, दूसरा दिया है a 1 2 1, a दिया है 1 2 1, फिर b दिया है 2 1 3, b दिया है 2 1 3, और फिर c दिया है -1 1 2, -1 1 2, 0 a b c। ठीक है, then the angle between the faces, between the faces of OAB and ABC will be, अब क्या एंगल रहेगा OAB और ABC में, OAB का एंगल क्या रहेगा और ABC का एंगल क्या रहेगा, फेसेस। टेट्राहेड्रन सबको पता है कैसा होता है, आपने डायग्राम देखा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आपने बोर्ड्स में किया है तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का डायग्राम देखा रहेगा आपने। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है, 4 ट्रायंगल्स हमारे पास इसमें, तो यहाँ पे इसको O बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, और इसको C बोल दिया मान लो। ठीक है, C। ठीक है, ये हो गया अपना टेट्राहेड्रन, मान लेते हैं कि ये टेट्राहेड्रन है। ठीक है, सामने से 3 ट्रायंगल और पीछे से 1 ट्रायंगल। ठीक है, टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, 4 ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्व करना है इसको, इसके फेसेस क्या है,
इसके फेसेस है ओ ए बी, पहला फेसेस है ओ ए बी और दूसरा ए बी सी। सो ओ ए बी मतलब पीछे वाला हो गया, बैक साइड वाला, और ए बी सी मतलब नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में और पीछे वाले ट्राइंगल के बीच में एंगल फाइंड करना है मेरे को। क्या फाइंड करना है? एंगल। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान देना गाइस, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये लाइन जो लिखा रहा हूं मैं, द एंगल बिटवीन द फेसेस, द एंगल between the faces, the angle between the faces is equal to the angle, is equal to the angle between the faces is equal to the angle between the normals, between the normals. The angle between the faces is equal to the angle between the normals. तो अगर आपको फेस का एंगल निकालना है तो आप फेस का एंगल मत निकालो, इसके नॉर्मल्स का एंगल निकालो। नॉर्मल मतलब क्या? जो उसको परपेंडिकुलर रहेगा वो। तो आप थोड़ा सोचो ना, आप मुझे बताओ कि ओ ए बी को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? ओ ए बी को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? ऑब्वियसली ओ ए बी को परपेंडिकुलर रहेगा ओ ए क्रॉस ओ बी। हाँ पता है ना, ये ए, ये ओ ए बार, ये ओ बी बार, तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? ओ ए क्रॉस ओ बी। ठीक है, सेम वे ए बी सी को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? तो ए बी सी को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? ए बी क्रॉस ए सी कौन रहेगा? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, सो ओ ए बी को परपेंडिकुलर रहेगा ओ ए क्रॉस ओ बी, और ए बी सी को परपेंडिकुलर रहेगा ए बी क्रॉस ए सी। तो ये वेक्टर निकालेंगे, ये वेक्टर निकालेंगे, दोनों के बीच में एंगल ले लेंगे। तो ये जो लाइन लिखा के दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द एंगल बिटवीन द फेसेस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। फेस में आप कैसे एंगल निकालोगे? आपको कुछ वेक्टर कंपोनेंट तो चाहिए एंगल निकालने के लिए। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या करोगे? जो एंगल फेसेस का होता है वही एंगल उसके नॉर्मल्स का होता है। दो फेस के बीच में एंगल निकालना है सेम एज दो नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालना। लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखो, मान लो कि ये फेस 1 और ये फेस 2 है। मेरे पास फेस 1 और फेस 2 में कोई भी कंपोनेंट नहीं है एंगल निकालने के लिए। तो फेस 1 को ये परपेंडिकुलर है और फेस 2 को ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका वेक्टर कंपोनेंट है और इसका वेक्टर कंपोनेंट है। ये बहुत अच्छे समझ के लेना कि अगर मेरे को दो फेस के बीच में एंगल निकालना है तो मेरे पास फेसेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है एंगल निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंगल बिटवीन द फेसेस, वी फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। जो एंगल नॉर्मल के बीच में होगा इनके, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो एंगल इनके परपेंडिकुलर बीच में होगा वही एंगल इनके फेसेस के बीच में भी होगा। तो याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है ओ ए क्रॉस ओ बी, ए बी क्रॉस ए सी, सब दिया है सामने, ओ ए बी सी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप ओ ए क्रॉस ओ बी निकालोगे, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर आप अगला क्या करोगे? आप ए बी क्रॉस ए सी निकालोगे, जो आपको अच्छे से आता है, ए बी क्रॉस ए सी। ना एक बार ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बन गया तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है? हम सबको फॉर्मूला पता है कि दो वेक्टर का फॉर्मूला क्या, एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square dot root of a2 square plus b2 square plus c2 square। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो a dot b upon mod of a into mod of b। चलो सॉल्व करो, आंसर दो इसका। बताओ आंसर कितना आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो। थीटा चाहिए, cos थीटा नहीं, थीटा। फटाफट ओ ए क्रॉस ओ बी निकालो, ए बी क्रॉस ए सी निकालो, cos थीटा का फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। निकालो, सॉल्व करो फटाफट। चैट बॉक्स पे आंसर भी लिखो इसका फिर फटाफट। ओ ए क्रॉस ओ बी, ए बी क्रॉस ए सी, cos थीटा चाहिए हमें। cos थीटा निकालोगे a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, तो थीटा कितना आएगा वो बताना है।
आया आंसर? फटाफट, थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो। कितना आंसर? cos थीटा इज इक्वल टू OA क्रॉस OB AB क्रॉस AC कितना है? चैट बॉक्स पे लिखो जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो। OA क्रॉस OB कितना मिला? AB क्रॉस AC कितना मिला? सिक्स माइनस वन 5 I कैप, 3 माइनस वन 2 तो माइनस 2J कैप, साइन चेंज होगा बीच का, एंड 1 माइनस 2 माइनस J कैप, तो 5I माइनस J माइनस K। OA और OB का बात हो रहा है ना, तो OA 2 1s are 2 3s are, ठीक है ना, 6 माइनस 1 5I कैप, ठीक है, बीच का B का बात हो रहा है, तो 1 3s are and then 2 1s are माइनस J कैप, और फिर 1 1s are 2 2s are 4 तो माइनस 3K कैप, ये मिलेगा आपको माइनस 3K कैप, 5I कैप माइनस J कैप माइनस 3K कैप। फिर AB क्रॉस AC कितना आएगा? AB क्रॉस AC, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, AB AC निकालना पड़ेगा पहले। सॉल्व आया किसी को आंसर? इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। इसका आंसर आएगा 19/35, 19/35, और थीटा विल बी व्हाट? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 19/35। नोट कर लो, सॉल्व कर लेना। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 19/35, ये सबको आता है, बेसिक सम है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हटा रहा हूं इसको मैं। इजी सम था, इतना याद रखना, फेसेस के बीच में एंगल निकालना मतलब उसके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल निकालना, क्योंकि फेसेस में कोई कंपोनेंट नहीं है, आप दीवार से एंगल नहीं निकाल सकते, आप एजेस से या साइड से एंगल निकाल सकते, दैट इज नोन एज वेक्टर्स, राइट। सो विल मूव टू द नेक्स्ट सम। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट सम, ये ध्यान देना, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a square 1 plus a square a square 1 plus a square, then b square, ये क्यूब है, so a square 1 plus a cube, b square 1 plus b cube, and then c square 1 plus c cube, ठीक है, इस जीरो, ये दिया गया आपको कि ये जीरो है, एंड इसी के साथ दिया है कि 1 a square comma 1 b square, then 1 c square, 1 a square, 1 b square, 1 c square are non-coplanar, are non-coplanar, then the product ABC is equal to what? Then the product ABC is equals to what? Then the product ABC is equal to what? ये क्वेश्चन आता हूँ, then the product ABC is what? तो ये डिटरमिनेंट जीरो है, 1 a square 1 b square 1 c square नॉन कोप्लेनर है, मतलब इन तीनों का जब डिटरमिनेंट डालोगे तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। So what is the value of product ABC? What is the value of product ABC? ABC का प्रोडक्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस काम करते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो हम लोग इस डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा शायद कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट को मैं तोड़ सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम सेम रखूंगा, सेकंड कॉलम सेम रखूंगा, थर्ड कॉलम से तोड़ूंगा उसको। तो थर्ड कॉलम से कैसे तोड़ूंगा उसको? 1 1 1 और a क्यूब b क्यूब c क्यूब को अलग अलग डिटरमिनेंट में लिखूंगा। कितना हो जाएगा आंसर देखो, प्लीज ध्यान देना। ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर 1, ठीक है, ये हो गया पहला, प्लस दूसरा कितना आएगा a स्क्वायर a क्यूब, इधर आएगा b स्क्वायर b क्यूब, ठीक है,
इधर आएगा c square c cube and now this is equal to 0. ये समझ में आ गया? If a row or a column is expressed as a sum of two numbers, then the determinant can also be expressed as a sum of two determinants. Can also be expressed as a sum of two determinants. तो आप यहाँ पे ना अगर अच्छे से देखो, आप प्लीज समझना, ये देखो इधर आ गया a square 1, b square 1, c square 1, ठीक है? यहाँ से आप abc कॉमन निकाल सकते हो. अगर मैंने फर्स्ट रो से a कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 1a स्क्वायर. अगर मैंने सेकंड रो से b कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? b कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 1b स्क्वायर. अगर आपने थर्ड रो से c कॉमन निकाला क्या बचेगा? 1c स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0. इतना समझ में आ गया? नाउ अगर मैंने देखा यहाँ पे कि डिटरमिनेंट कॉमन है, कौन सा डिटरमिनेंट? 1. इसको मैं साइक्लिक कर सकता हूँ ना, इसको घुमा सकता हूँ साइक्लिक में. आपने स्केलर ट्रिपल कोड में फॉर्मूला पढ़ा रहेगा कि इसको ये और ये सेम ही है. देखो ना, इसको घुमा के वही बनेगा 1 1 1. इसको घुमा लेते हैं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, तो घुमा लिया तो क्या बनेगा? ये 1 1 1 a b c एंड देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है? तो इधर पे भी ये डिटरमिनेंट कॉमन निकल रहा है, इधर पे भी डिटरमिनेंट कॉमन निकल रहा है. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या बचेगा? 1 बचेगा. सो 1 a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर. ये अगर कॉमन निकाला तो फर्स्ट ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1. सेकंड ब्रैकेट में कितना बचेगा? abc एंड दिस इज इक्वल टू 0. ना हमको क्लियरली बोला है कि 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर 0 नहीं होगा. तो अगर ये 0 नहीं होगा दैट मींस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. तो अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं तो ऑब्वियसली ये 0 है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है जिसमें से डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 0 होगा. So therefore we can say that a b c plus 1 is actually 0, and therefore we can say that a b c is equal to -1. Then the product abc is equal to -1. Then the product abc is equal to -1. देख लो अच्छे से समझ में आएगा. Then the product abc is equal to -1. होप कि समझ में आ रहा है अच्छे से. देख लो एक बार, क्लियर है क्या? समझ में आया? कंफर्म कर लो फटाफट. यस सर. ठीक है, मूव करेंगे लास्ट सम पे एंड देन वी विल स्टार्ट विद 3D ज्योमेट्री लाइन एंड लास्ट सम. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. विल मूव टू द लास्ट सम एंड देन स्टार्ट विद 3D लाइन प्लेन एंड ज्योमेट्री. चलो लास्ट सम आप लोग करोगे इसका. ठीक है, ये सब जो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं क्लास में, ये सब क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए. तो कुछ भी देखो ऐसा करने का तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बट ये सब क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देगा आपको कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. ठीक है, तो विल मूव टू द लास्ट सम जिसको आप लोग ट्राई करोगे. आपको इसके लिए मिलेंगे 5 मिनट. क्वेश्चन है u बार w बार दिया गया आपको. लेट u बार दिया आपको i कैप प्लस j कैप. ये आपका u बार है. फिर आपको v बार भी दिया है. v बार दिया है i कैप माइनस j कैप. फिर आपको w बार दिया है. w बार दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. हाँ, अब आगे बोला इसमें इफ n कैप is a unit vector, if n cap is a unit vector such that u bar dot n cap is equal to 0 and v bar dot n cap is equal to 0 and v bar dot n cap is equal to 0, then mod of w bar dot n cap is equal to what? The question. Then mod of w bar dot n cap is equal to what? So u dot n 0 दिया है, v dot n 0 दिया है. Then what will be the value of mod of w bar dot n bar? N cap is a unit vector. N cap is a unit vector.
तो सोचो अच्छे से, मजेदार क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो ऑब्वियसली दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो दोनों वेक्टर्स क्या होता है आपस में, परपेंडिकुलर। सो एन कैप यू से भी डॉट प्रोडक्ट में जीरो बना रहा है और एन कैप वी से भी डॉट प्रोडक्ट में जीरो बना रहा है। मतलब ये समझ में आया कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू यू बार एंड वी बार। ये समझ में आ गया, क्योंकि दोनों के साथ वो जीरो बना रहे हैं। यू डॉट एन कैप भी जीरो है, रीजन लिख दो क्या पे, सिंस यू बार डॉट एन कैप भी जीरो था एंड वी बार डॉट एन कैप भी जीरो था। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर एन कैप यू बार और वी बार से दोनों से परपेंडिकुलर है तो यू क्रॉस वी से क्या होगा, पैरेलल। समझ में आया? therefore we can say that n cap is parallel to u cross v, n cap is parallel to u bar cross v bar। देख लिया है? अब आप n cap ढूंढ लो पहले। तो n cap कैसे ढूंढोगे आप, n cap is equal to, guys n cap is a unit vector। unit vector कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यही ना फॉर्मूला, ये ढूंढ लोगे आप। एक बार आपने एन कैप ढूंढ लिया तो डब्ल्यू बार डॉट एन कैप निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ आंसर कितना आएगा फटाफट, गेट मी द आंसर। आई होप कि आपको मैंने बता दिया कि एन कैप क्या रहेगा, यू क्रॉस वी अपॉन मॉड ऑफ यू क्रॉस वी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? एन कैप यू बार को भी परपेंडिकुलर है, एन कैप वी बार को भी परपेंडिकुलर है। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू यू बार एंड वी बार। तो अगर कोई वेक्टर ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी को पैरेलल होगा। So if n cap is perpendicular to u bar and v bar, n cap is parallel to u cross v. So u cross v कैसे निकालेंगे, n cap is equal to u cross v upon mod of u cross v। एक बार आपको यहाँ से n cap मिल गया, w बार आपके पास है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 और उसका मैग्नीट्यूड बताओगे। स्टार्ट करो सॉल्व करना, 2 मिनट आपके पास आंसर, स्टार्ट करो। जल्दी आंसर दो इसके चैट बॉक्स पे। w बार डॉट n कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? राइट है आपका सिद्धेश? वेटिंग फॉर अदर्स फास्ट, फटाफट स्टार्ट करो। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करो, इसका आंसर कितना आएगा फटाफट बताओ बाकी लोग। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। लेट u bar v bar and w bar, let u bar v bar w bar be such that mod of u bar is equal to 1, mod of v bar is equal to 1, sorry, mod of v bar is equal to 2, mod of w bar is equal to 3। These are the values given. Mod of u is 1, mod of v is 2 and mod of w is 3। If the projection v bar v bar along u bar is equal to, if the projection v bar along u bar is equal to that of w bar along u bar and
V bar and W bar are perpendicular to each other, and V bar and W bar are perpendicular to each other, then what will be the value of mod of U bar minus V bar plus W bar is equal to, मजेदार क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, एन कैप आपको मिलेगा जो भी, बट इसका फाइनल आंसर आएगा मॉड ऑफ W bar डॉट एन कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3। मॉड ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट का जो आंसर था उसका आंसर 3 आएगा। ये वाला सॉल्व करो। U bar, W bar, V bar be such that mod of U is 1, mod of V is 2, and mod of W is 3. If the projection V bar along U bar is equal to that of W bar along U bar, and V bar, W bar are perpendicular to each other, then mod of U bar minus V bar plus W bar is equal to, सोचो थोड़ा अच्छे से, इसका आंसर कितना आएगा, mod of V bar minus mod of U bar minus V bar plus W bar is equal to, लास्ट अच्छे में सिखाया था ये। सबसे पहले क्या काम करने वाले हो, प्रोजेक्शन V bar along U bar is equal to that of W bar along U bar। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टेटमेंट दिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ V bar along U bar is equal to projection of W bar along U bar, ठीक है। तो प्रोजेक्शन पता है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ A bar along B bar क्या रहेगा, A डॉट B अपन mod of B। तो प्रोजेक्शन ऑफ V bar along U bar क्या रहेगा, V bar डॉट U bar अपॉन mod of U, ठीक है। और प्रोजेक्शन ऑफ W bar along U bar क्या रहेगा, W bar डॉट U bar अपॉन mod of U bar, ठीक है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देख लो अच्छे से सॉल्व करो। तो V डॉट U इज इक्वल टू W डॉट U, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा mod ऑफ U बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा कि V बार डॉट U बार जो होता है वो सेम है किसके साथ, W बार डॉट U बार के साथ। अब इसके अलावा क्या दिया है कि V बार एंड W बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो आल्सो वी गॉट V बार एंड W बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो गाइस आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था A प्लस B प्लस C मॉडुलस में क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करते क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस माइनस 2ac, अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे सब प्लस है, तो a प्लस b प्लस सीधा होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, उसमें ये सब वैल्यू पुट करोगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर निकालो इसका। मॉड ऑफ u 1 दिया है, मॉड ऑफ b 2 दिया है, मॉड ऑफ w 3 दिया है, ये तीनों रिलेशन दिख रहे हैं आपको, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो सोचो अच्छे से, फर्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट वाले का आंसर 3 आएगा, फर्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर 3 आएगा। हटा रहा इसको, फर्स्ट वाला हटा रहा। तो गाइस आपको मैंने यहाँ पे सब बता दिया कि v डॉट u इज इक्वल टू w डॉट u एंड v डॉट w इज 0, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, u बार माइनस v बार प्लस w बार, ये चाहिए राइट। u बार माइनस v बार प्लस w बार, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना आएगा, मॉड ऑफ u बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v बार का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ w बार का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ u बार डॉट v बार c बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ v बार डॉट w बार, और u बार डॉट w बार कितना आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ u बार डॉट w बार, ठीक है। तो आपको मॉड ऑफ u पता है कितना है, मॉड ऑफ u 1 है तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ u 2 है तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और मॉड ऑफ w 3 है तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ u डॉट v और u डॉट w सेम है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, देख लो, और ऑब्वियसली इसका वैल्यू 0 है, v डॉट w का वैल्यू 0 है, आपका आंसर कितना आया 14। बट आपको रूट स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल मैग्नीट्यूड में चाहिए। मॉड ऑफ u बार माइनस w बार
माइनस b बार आंसर इज √14, इसका आंसर आएगा √14। देखो समझा कि नहीं समझा, प्लीज कंफर्म करो चैट बॉक्स पे, क्लियर है क्या? तो a प्लस बी प्लस Yes, का sir. समझ में आया सबको अच्छे से, ये पक्का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस इज ऑल पार्ट्स फ्रॉम वेक्टर्स, इतना बहुत हो गया वेक्टर्स में इतने क्वेश्चन। तो हम लोग आगे मूव करेंगे 3D ज्योमेट्री लाइन एंड प्लेन में। तो आज के लेक्चर में 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं ऑफ सीईटी बेसिस, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक का नाम लिख लो, नया टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है 3D ज्योमेट्री लाइन एंड प्लेन। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए अभी तक, ये वेक्टर क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ये वेक्टर्स के किए। नाउ वी विल स्टार्ट विद 3D लाइन एंड प्लेन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम फास्ट, इंपॉर्टेंट सम है गाइस, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। So we'll move to the chapter 3D geometry line and plane। शॉर्टकट में लिखता हूँ 3D ना, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। चैप्टर 3D जो है वो स्टार्ट होता है आपका डायरेक्शन एंगल के साथ। डायरेक्शन एंगल क्या होता है? अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं हम लोग। अल्फा इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, beta is the angle made with positive y axis, and gamma is the angle made with positive z axis. So alpha, beta, gamma are the direction angles of a line, right? Of a line, ठीक है। फिर डायरेक्शन एंगल्स के बाद आता है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल्स है, सो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अल्फा बीटा गामा अगर ये डायरेक्शन एंगल्स है, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये अच्छे से सुन लो एक बार फिर से, अगर अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल्स है, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। नाउ cos अल्फा को L बोला जाता है, cos बीटा को M बोला जाता है, और cos गामा को N बोला जाता है। So cos alpha, cos beta, cos gamma can also named as LMN, can also named as LMN, ठीक है। तो आपको कोई पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस को cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी बोल सकते हो, या LMN भी बोल सकते हो। फिर यहीं से निकल के आता है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा उसमें रिलेशन मिलेगा आपको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा, देखो ये 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। This can also be written as L square plus M square plus N square is equal to 1. L square plus M square plus N square is equal to 1, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन का। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर मूविंग टू डायरेक्शन कोसाइंस के बाद डायरेक्शन रेशियो। अगर L M N ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो जो नंबर डायरेक्शन कोसाइंस को प्रोपोर्शनल होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। The number proportional to direction cosines are called direction ratios. The number proportional to direction cosines are called direction ratios. तो guys डायरेक्शन रेशियोज को लिखते हैं A B C। तो अल्फा बीटा गामा ये हो गया डायरेक्शन एंगल्स, LMN ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, और ABC ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। तो क्या रिलेशन मिलता है हम लोग को? L is equal to KA, M is equal to KB, N is equal to KC. So what is the relation between direction cosines and direction ratios of a line? डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन है? तो वहां से रिलेशन बनता है L is equal to प्लस और माइनस A upon root of A square plus B square plus C square. M is equal to plus or minus B upon root of A square plus B square plus C square. N is equal to plus or minus C upon root of A square plus B square plus C square. तो ये तीनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइंस cos alpha cos beta cos gamma also called as LMN, relation between direction cosines of a line cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, or L square plus M square plus N square is equal to 1. And then direction ratios, the number proportional to direction cosines are called direction ratios. L is equal to AK, M is equal to BK, N is equal to CK. What is the relation between direction cosines and direction ratios?
L is equal to plus or minus a upon root of a square plus b square plus c square. M is equal to plus or minus b upon root of a square plus b square plus c square. N is equal to plus or minus c upon root of a square plus b square plus c square. Then उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे चैप्टर के. सेकंड एक्सरसाइज में बोला जाता है फाइंड द acute angle whose direction ratios are. तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया और आपको बोलते हैं एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए, तो फॉर्मूला बनता है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square dot root of a2 square plus b2 square plus c2 square, where a1 b1 c1 are the direction ratios of the first line and a2 b2 c2 are the direction ratios of the second line. ये अच्छे से याद करना, ठीक है. फिर से सुनो फॉर्मूला. अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये डायरेक्शन रेशियोज है दो लाइंस के, then cos थीटा का फॉर्मूला होगा cos थीटा is equal to mod of cos theta is equal to mod of cos theta is equal to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square dot root of a2 square plus b2 square plus c2 square. राइट, इतना क्लियर है? ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ. ये सब तो आप लोगों को आता है, ये सब तो मैंने आपको रिवाइज करा के दिया. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत माइन्यूटली ध्यान देना होगा. फॉर एनी यूनिट वेक्टर for any unit vector, coefficients of I cap, j cap and k cap are direction cosines of that vector. ये आपने शायद पढ़ा भी रहेगा एक्चुअली. For any unit vector, coefficients of I cap, j cap and k cap are direction cosines of that vector. Example, अगर मैंने यहाँ पे a बार ले लिया, a बार कितना है मेरा I cap प्लस j cap प्लस k cap, तो यहाँ से मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस नहीं मिलेगा. अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो मुझे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा. तो a cap कितना बनेगा? a cap इज नथिंग बट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड. a cap कितना आएगा? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 by root 3 I cap, क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ ए रूट 3 होगा, तो 1 by root 3 I cap प्लस 1 by root 3 j cap प्लस 1 by root 3 k cap. ठीक है. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a बार कितना आएगा? देखो, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a बार r, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a बार r क्या आएगा इसका? 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3. प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है. तो अगर आपको किसी वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा. ये पहला क्लियर कर लो अच्छे से. ठीक है. दूसरा, फॉर एनी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं, फॉर एनी वेक्टर coefficients of I cap, j cap and k cap, coefficients of I cap, j cap and k cap are direction ratios of that vector, ठीक है. वेक्टर का जो कोएफिशिएंट होगा i j k का, वो डायरेक्शन रेशियो देगा. एग्जांपल, अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरे पास a बार है, I cap प्लस j cap प्लस k cap, ये अपना a बार है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? therefore डायरेक्शन रेशियोस ऑफ a बार आर 1 1 1. ठीक है. ये क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गया? तो थर्ड पे आते हैं. अगर आपके पास एक पॉइंट है P और P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये हो गया P. एंड आपके पास दूसरा पॉइंट है Q. Q का जो पॉइंट है वो है x2, y2, z2. सो P भी हमारे पास, Q भी हमारे पास. हमको चाहिए डायरेक्शन रेशियोस ऑफ PQ वेक्टर. तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ PQ वेक्टर कैसे मिलेगा? Q बार माइनस P बार. तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ये होगा x2 माइनस x1, दूसरा y2 माइनस y1 और फिर तीसरा z2 माइनस z1. ठीक है. ये अच्छे से नोट कर लो, इसको समझ के लो. पूरा का पूरा 3D ज्योमेट्री ये 5 मिनट में रिवाइज करा दिया मैंने. इससे ज्यादा कुछ है नहीं 3D ज्योमेट्री में जो कि वेक्टर के साथ ही एसोसिएटेड है. देख लो, इतना समझ आएगा सबको? ये सब चीज आपने पढ़ा भी रहेगा कोर्स में. मूव करेंगे आगे. डन है मतलब?
तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ 3D ज्योमेट्री। तो गाइस क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप खुद से ट्राई करना, कोशिश करना। जितना मैंने पढ़ा है अगर आपको उतना समझ में आया तो ऑब्वियसली आप सीटी के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर, अगर डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो यूनिट वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो वेक्टर चाहिए। दो पॉइंट है पी और क्यू, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी को कितना मिलेगा, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो sums based on 3D, CET क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3D। तो गाइस ध्यान देना अच्छे से, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे 2-3 क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, आप ट्राई करोगे, क्योंकि सब एक एक लाइन आंसर्स है। मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा तो आप ट्राई करते जाना। इजी क्वेश्चन नहीं दूंगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, if a line makes angles alpha, beta and gamma with coordinate axis, shortcut में लिख रहा हूँ, with coordinate axis, then cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is, ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको। द फर्स्ट ऑप्शन इज 3 minus 2 2 and minus 1। बोर्ड सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, a line makes equal angles, a line makes equal angle with coordinate axis, a line makes equal angle with coordinate axis, direction cosines of this line are, direction cosines of this line are, options are plus or minus 1, plus or minus 1, plus or minus 1, second plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3, third plus or minus 1 by 3, plus or minus 1 by 3, plus or minus 1 by 3, and fourth आएगा none of this। ठीक है, स्टार्ट करो सॉल्व करना। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, if a line passes through, if a line passes through, if a line passes through the point, if a line passes through the points minus 2, comma 4, comma minus 5 and 1, 2, 3, then its direction cosines will be, then its direction cosines will be, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 3 minus 2 8, सेकंड ऑप्शन है 3 8 minus 2, थर्ड ऑप्शन है 3 minus 3 2 8, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। चलो 5 मिनट मिलता है तीनों सम के लिए, 5 मिनट में सॉल्व करो इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 मिनट में सॉल्व करो फटाफट। 5 मिनट में तीनों सम होना चाहिए, जो नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा। 5 मिनट के अंदर तीनों सम होने चाहिए, फटाफट स्टार्ट करो, 5 मिनट आपके पास।
गया तीनों हो गया। थर्ड का बताओ। The line passes through the point 2 minus 4, थर्ड का डी चेक करते हैं। हर एक आंसर को चेक करेंगे यहाँ पे। इससे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या बोला, हमको क्या चाहिए, फर्स्ट वाला है यहाँ पे देख लो, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। सो आंसर इज 2 minus 3 which is minus 1। तो फर्स्ट का आंसर आएगा डी माइनस 1। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। देख लो ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया, फर्स्ट का आंसर माइनस 1 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, माइनस 1। डन विद द फर्स्ट वन, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड सम, लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अल्फा बीटा गामा सेम है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो जो आपका रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो आपका इसका आंसर भी बी आएगा, प्लस और माइनस 1/√3 प्लस और माइनस 1/√3। समझ में आया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, so 3 cos स्क्वायर अल्फा is equal to 1, cos स्क्वायर अल्फा is equal to 1/3, cos अल्फा is equal to 1/√3 प्लस और माइनस 1/√3। तो प्लस और माइनस 1/√3 अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड सबको समझा रहेगा पक्का, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझा तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछो, और क्लियर नहीं है तो। आई होप कि फर्स्ट और सेकंड समझा। नाउ विल मूव टू द थर्ड वन। थर्ड पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, देखते हैं। थर्ड पे बोला है अगर लाइन दो पॉइंट से पास होता है, मैंने आपको अभी जस्ट लिखा के दिया था, इसको पॉइंट ए बोल लेते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, x2 minus x1 1 minus of minus 2 1
माइनस ऑफ -2 जो हो गया x2 - x1, 2 - 4 y2 - y1, 3 माइनस ऑफ -5 z2 - z1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3, -2, 8। ठीक है, ये तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया। 3 -2 8 डायरेक्शन कोसाइंस की बोला है लोगों ने, तो डायरेक्शन रेशियो आएगा 3 -2 8। ऑप्शन सी का, ऑप्शन देखा तो 3 -2 8 डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आएगा, वहां पे डायरेक्शन रेशियो आएगा, इसलिए आपने शायद थर्ड का आंसर नहीं दिया। देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों समझ में आया सबको? प्लीज कंफर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों समझा? यस सर। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मूव करते हैं। आगे और सम देखेंगे इसके। ध्यान देना, आप लोग खुद भी ट्राई करो, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है बोर्ड लेवल के, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद ही ट्राई करो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस अगर हैं तो ना। मजेदार क्वेश्चन है कैसे, ध्यान देना। जेडब्ल्यू का ही है, बट सीटी में भी पूछा जा सकता है। अ लाइन मेक्स acute angle, a line makes acute angles of alpha, beta and gamma with coordinate axis, such that cos alpha into cos beta is equal to cos beta into cos gamma is equal to 2/9। ये रिलेशन दिया है, and cos gamma dot cos alpha is equal to 4/9। cos alpha cos beta is equal to cos beta cos gamma is equal to 2/9, and cos gamma cos alpha is equal to 4/9. Then what will be the value of cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to, इसका वैल्यू कितना होगा? Options are, the first option is 25/9, the second option is 5/9, third option is 5/3, and the fourth option is 2/3. This is the question. इसको सॉल्व करना है, सोचो अच्छे से, थोड़ा ध्यान दो, समझ के लो। A line makes acute angle of alpha, beta, gamma with the coordinate axis such that cos alpha cos beta is equal to cos beta cos gamma is equal to 2/9। तो आपको पूछा गया cos alpha plus cos beta plus cos gamma कितना होगा? चलो स्टार्ट करो, बताओ कितना होगा, सोचो। मेरे को लगता है इजी से हमें कर लोगे आप लोग। 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, नहीं आते मैं सिखाता हूँ। 2 मिनट आपके पास। देखो, पहले रिलेशन से आपको मिलेगा cos alpha is equal to cos gamma, क्योंकि cos beta कट हो जाएगा, तो आपको cos alpha भी 2/9 मिलेगा और cos gamma भी 2/9 मिलेगा। अब आपको दो एंगल्स पता है, तो आप तीसरा एंगल खुद से निकाल सकते हो। कैसे? सबको पता है, दो एंगल्स अगर पता है तो तीसरा एंगल हम खुद से निकाल सकते हैं। हाँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा से करो, सॉल्व करो। अल्फा बीटा गामा मिल गया, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा करना है। आंसर क्या आएगा इसका बताओ, सोचो।
सोचते हैं हम लोग कैसे होगा इसका आंसर। देखो किसी को आया आंसर? ठीक है, तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा अलग टाइप का समय, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। इन दोनों रिलेशन से cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू cos बीटा इंटू cos गामा, ये रिलेशन से देखो cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू cos बीटा इंटू cos गामा। इस रिलेशन से आपका cos बीटा कट हो जाएगा तो कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा cos अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू cos गामा, ये मिल गया। अभी इसमें पुट करो तो नाउ cos अल्फा, क्या देखो इधर, इधर cos गामा है ना, cos गामा इंटू cos अल्फा इज 4/9। cos अल्फा और cos गामा इक्वल है तो इन दोनों में वैल्यू पुट किया तो कितना आएगा? cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा इज 4/9 है। cos स्क्वायर अल्फा अगर 4/9 हो गया तो देखो cos अल्फा कितना हो जाएगा? cos अल्फा हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? cos अल्फा 2/3। तो अगर cos अल्फा 2/3 हो गया तो cos गामा भी 2/3 होगा। देखो cos अल्फा 2/3 तो cos गामा भी कितना आएगा? cos गामा भी 2/3 होगा। कितना क्लियर है ना? हमको क्या चाहिए? हमको बीटा चाहिए, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो नाउ देखो cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, तो cos बीटा का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, कितना है? cos बीटा का वैल्यू नहीं पता बट cos अल्फा पता है, तो cos अल्फा 2/3 इंटू cos बीटा इज इक्वल टू 2/9। तो 2 कट हो गया तो cos बीटा कितना मिलेगा आपको? cos बीटा मिलेगा 1/3। सब कुछ मिल गया है, बस तीनों को ऐड कर लो अभी। नाउ देयरफॉर तीनों को ऐड किया तो कितना मिलेगा? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, तीनों को ऐड किया तो cos अल्फा कितना है अपना? cos अल्फा कितना है? 2/3। cos बीटा कितना है? 1/3 और cos गामा कितना है? 2/3। तो फाइनल से कितना आएगा? इसका डिनोमिनेटर सेम है, 5/3 इज द आंसर। ऑप्शन सी 5/3। 2/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, द आंसर इज 5/3। देखो क्लियर है? द आंसर इज 5/3। ठीक है, तो मूव करेंगे हम लोग। इतने क्वेश्चंस बहुत हो गए इसके 3D के, तो मूव करेंगे 3D लाइंस पे। अच्छा, इसमें और एक दो कॉन्सेप्ट है कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, लाइंस अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप कि आपको इतना समझ में आया। आगे मूव करते हैं इसमें। What if the lines are parallel and what if the lines are perpendicular? We know that lines are parallel, direction ratios are proportional, and lines are perpendicular, the relation will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। पहला केस, when lines are parallel, when lines are parallel, direction ratios of line, direction ratios of a bar and b bar are proportional to each other. Are proportional to each other. That is, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, सेकेंड, when lines are perpendicular, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। ये सब पढ़ा आपने। ये सब कहां से आता है आंसर? cos थीटा से आता है। cos थीटा अगर 0 हो गया, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा। तो 0 होने के लिए न्यूमरेटर का वैल्यू 0 होना चाहिए फॉर्मूला में, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 होना चाहिए। और अगर लाइंस पैरेलल हो गए तो डायरेक्शन रेशियोस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्शन रेशियोस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टेक द स्क्रीनशॉट। हां,
इतना समझ में आ गया आपको? अच्छे से देख लो, होप कि आंसर समझ में आ रहेगा अच्छे से, ठीक है। नाउ विल मूव टू 3D लाइन। थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन अगर 3D लाइन का होता है तो भी कर लेते हैं। 3D लाइन में क्या था गाइस, 3D लाइन में आपके पास दो थ्योरम्स है, ठीक है। जब मैं 3D लिख रहा हूँ तो इसमें सब आ गया, लाइन, प्लेन, ज्योमेट्री सब आ गया। तो 3D लाइंस में दो थ्योरम्स थे आपके पास, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। एक्सरसाइज 1 का बात कर रहा हूं मैं। तो थ्योरम 1 और थ्योरम 2, the vector equation of line passing through point A bar and parallel to B bar is given as R bar is equal to A bar plus lambda B bar. हमने पढ़ा ये फॉर्मूला। The vector equation of lines passing through point A bar and parallel to B bar. The vector equation of line passing through point A bar, A bar से पास होता है और B bar को पैरेलल है। यहाँ पे एक पोजीशन उठ लेते हैं R bar। तो R bar is equal to A bar plus lambda B bar, ये इसका वेक्टर इक्वेशन हो गया। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या था? इसका कार्टेशियन इक्वेशन था x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, ठीक है। ये थ्योरम 1 की कॉन्सेप्ट है। वेक्टर इक्वेशन था r bar is equal to a bar plus lambda b bar और कार्टेशियन इक्वेशन था x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। जहाँ पे पॉइंट जो है वो था आपका x1, y1, z1 और जो abc है, ABC जो है वो है आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी बार, पैरेलल वेक्टर बी बार, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी बार, ठीक है। ये हो गया थ्योरम 1। थ्योरम 2 का बात करते हैं। थ्योरम 2, तो थ्योरम 2 क्या था? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो आपका जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास होता है, ए बार से पास होता है, बी बार से पास होता है और यहाँ पे वेरिएबल वेक्टर लेंगे आर बार। तो सेकंड का फॉर्मूला क्या था? आर बार इज इक्वल टू ए बार plus lambda b bar minus a bar. Theorem 2, the vector equation of line passing through 2 points a bar and b bar. The vector equation of line passing through 2 points a bar and b bar is r bar is equal to a bar plus lambda b bar minus a bar. इसका कार्टेशियन इक्वेशन था x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon Z2 minus Z1। एक्चुअल में देखो a के जगह a का ओरिजिनल वैल्यू x2 minus x1 ही होता है। मैंने पीछे लिखा के दिया था आपको 3D में। तो a यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में दिया था इसलिए abc लिखा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिया था इसलिए a का वैल्यू x2 minus x1, b का वैल्यू y2 minus y1, c का वैल्यू z2 minus z1। तो ये एक्सरसाइज 1 में यही दो थ्योरम्स आते हैं बस। ये दो थ्योरम्स कर लिया तो एक्सरसाइज 1 क्लियर हो जाता है। थ्योरम 1, r bar is equal to a bar plus lambda b bar. Theorem 2, r bar is equal to a bar plus lambda b bar minus a bar. How to read the statement of theorem 1? The vector equation of line passing through point a bar and parallel to b bar. R bar is equal to a bar plus lambda b bar. Its Cartesian equation is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Then उसके बाद theorem 2, the vector equation of line passing through 2 points a bar and b bar. R bar is equal to a bar plus lambda b bar minus a bar. इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगा? x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। देख लो अच्छे से, ये समझ में आएगा। क्लियर है इतना? ये दो थ्योरम समझ में आया। तो अभी इसके दो सम्स कर लेते हैं और इसके आगे के सम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके दो सम्स कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट दो, स्क्रीनशॉट ले लो सॉरी इसका। Now, to theorem 1, r bar equal to a bar plus lambda b bar and theorem 2, r bar is equal to a bar plus lambda b bar minus a bar, ठीक है। तो इसके सम्स देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप। फोर्थ सम, ठीक है। फाइंड द एंगल, find the angle between two straight lines. Find the angle between two straight lines. Lines है r bar is equal to 3i cap minus 2j cap
plus 4k cap plus lambda times of minus 2y cap plus j cap plus 2k cap। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। एंड दूसरा लाइन जो है वो है r bar is equal to I cap plus 3j cap minus 2k cap plus new times of 3i cap minus 2j cap plus 6k cap। इसके बीच में एंगल्स निकालना है। द ऑप्शंस आर cos inverse of 4/21, the second option is sin inverse of 4/21, the third option is sin inverse of 17/21, and the fourth option is none of this। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सम है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, कुछ आपको याद है? लाइंस के बीच में एंगल निकाला मतलब उसके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली एंगल जब निकलेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे। देखो ये आपका कौन से फॉर्मेट में है, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। तो ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन 1, ये हो गया आपका लाइन 2। अब आपको लाइंस के बीच में नहीं आ रहा अगर एंगल निकालने, तो एक काम करो ना, लाइन 1 को पैरेलल कौन है? ये पैरेलल है, ये वाला पार्ट। ये लाइन 1 को पैरेलल है b1 वेक्टर, और लाइन 2 को पैरेलल कौन है? लाइन 2 को ये पैरेलल है। तो अगर आप लाइंस के बीच में एंगल्स नहीं निकाल सकते तो आप उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लो। तो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे b1 वेक्टर क्लियरली दिख रहा है मुझे। कितना है मेरा b1 वेक्टर? माइनस 2y कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया मेरा b1 वेक्टर। और मेरा b2 वेक्टर कितना है? मेरा b2 वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। b1 b2 दोनों है मेरे पास। तो मेरे को क्या बोला गया? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। सो इफ वी आर अनेबल टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स। जो एंगल्स लाइन में रहेगा वही एंगल्स उनके पैरेलल वेक्टर में भी रहेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एंगल्स? आपको पता है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, आपके ऊपर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, तो वेक्टर्स का यूज करो तो 3D का यूज करो। दोनों वेक्टर, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2। अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो ऐसा था फॉर्मूला, b1 बार डॉट b2 बार अपॉन मॉड ऑफ b1 बार इनटू मॉड ऑफ b2 बार। ये था फॉर्मूला। सो b1 डॉट b2 कितना आएगा? -2 into 3 is -6, 1 into -2 is -2, 2 into 6 is 12। मॉड ऑफ b1 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। और मॉड ऑफ b2 कितना आएगा? 9 4 13, 13 और 7 कितना? 13 और 36 कितना आ जाएगा? 49, 7 कितना आएगा आपका आंसर? 4/21 दिख रहा है मेरे को। तो therefore we can say that cos थीटा अगर 4/21 आया तो therefore थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4/21। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। वेयर इज द आंसर? ए, ऑप्शन ए, cos inverse of 4/21। So if we are unable to find the angle between the lines, we can find the angle between their parallel vectors. We can find angle between their parallel vectors. Just look at once कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उसको अच्छे से रीड करो। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है 3D को, नेक्स्ट लेक्चर में 3D को डिटेल में करेंगे। इसके जितने भी 3D CET क्वेश्चंस है वो अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। और एक बार CET कवर हो गया तो वी विल स्टार्ट